हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत है अपने विक्ट्री बेस पे। और ये क्लास 10th की भी रन कर रही है, जिसके अंदर अपन हर एक चैप्टर का वन शॉट लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक या दो वीडियो के अंदर उसको क्या कर रहे हैं अपन ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आज अपन लेके आए हैं आपके लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर 4 टॉपिक मेन रहते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, और इस चैप्टर को अपन 2 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से 2 भाग रहेंगे? आज अपन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्लांट का न्यूट्रिशन होगा और ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम होगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास दूसरा रहता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आज अपन कवर करेंगे। सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन अगले वीडियो में आएगा। और इससे पहले अपन 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री के, जिसमें से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सोल्ट 2 अपने हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और डिस्कॉर्ड में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया लेवल के असाइनमेंट नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ संडे को वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चलती है। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं आज लाइफ प्रोसेस। देखो, लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो सबसे पहले अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस हो जाएगा कि दोज प्रोसेस मतलब होता है कोई काम का होना। ठीक है, तो दोज प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, या फिर लाइफ बोल सकते हो आप। तो वो प्रोसेस जो लिविंग के लिए या फिर किसी भी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए होती है या ज़रूरी होती है, उनको अपन लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई भी प्रोसेस हो जो लिविंग के लिए ज़रूरी है, उन सब प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आपके सिलेबस में देखो कितनी लाइफ प्रोसेस दे रखी है। एक तो दे रखी है न्यूट्रिशन। ठीक है, एक आपके यहाँ पे दे रखा है रेस्पिरेशन। ठीक है, और एक आपके यहाँ पे दे रखा है सर्कुलेशन, या फिर इसी को अपन ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और एक आपके दे रखा है एक्सक्रीशन। तो ये आपके पास यहाँ पे 4 लाइफ प्रोसेस आपके सिलेबस में, और भी बहुत सारी होती है, पर बेसिक अभी आपके क्या है कि 4 इस चैप्टर के अंदर है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, इन 2 को आज अपने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे, और ये 2 अपने अगले पार्ट में आएगी, पार्ट 2 में। ठीक है, तो 2 पार्ट अपने इसको बांट देते हैं। देखो, आपको क्या करनी है लाइफ प्रोसेस, पहले प्लांट के बारे में बात करनी होगी, और बाद में आप किसके बारे में बात करोगे? एनिमल्स के बारे में। और एनिमल में भी स्पेसिफिक आपके सिलेबस में ह्यूमन है, तो ध्यान रखोगे। समझ में आ गई ना बात ये? तो अपने क्या हो गए, 2 इसमें बांट दिए। तो पहले आप प्लांट के बारे में बात करोगे, जैसे न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो तो पहले प्लांट का आएगा, बाद में एनिमल का आएगा। ठीक है, और पार्ट एनिमल में भी कौन सा है? ह्यूमन आएगा। ठीक है, ज़्यादातर ह्यूमन की बात करते हैं अपने। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे कौन सा? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या हो गए? वो सब्सटेंस, ठीक है, या फिर आहार हो गया ये। ठीक है, जिसको क्या करते हैं अपन खाते हैं और अपन को उससे जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो अपने पास क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिशन देखो 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है ऑटोट्रोफ, ठीक है, या फिर इसी को आप क्या बोलोगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और एक अपने पास होता है हेटेरोट्रोफिक। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो 2 प्रकार के अपने पास न्यूट्रिशन मौजूद हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। सबसे पहले अपन देखो पढ़ते हैं ऑटोट्रोफिक के, बाद में चलेंगे हेटेरोट्रोफिक के बारे में। बेसिक तो पहले अभी जान लो दोनों के बीच में। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना, अपना आहार स्वयं बनाते हैं, खुद बना लेते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। और हेटेरोट्रोफिक में क्या हो जाएगा? जो क्या करते हैं, अपने पास खुद का भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? किसी दूसरे सोर्स पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। जैसे ऑटोट्रोफिक प्लांट हो गया, प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, प्लांट लिविंग में आता है और अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जितने भी बाकी बचे हुए एनिमल वगैरह हैं, वो सारे किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे रहते हैं। ठीक है, या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है? खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, उनको हेटेरोट्रोफिक बोलते हो आप। और ये ऑटोट्रोफिक हो गया। अब ऑटोट्रोफिक में अपने पास देखो क्या होता है, ये प्लांट के अंदर पाया जाता है, और प्लांट किस विधि से, किस प्रोसेस से अपना खाना स्वयं बनाते हैं? तो बात करें तो ये खाना बनाते हैं स्वयं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस
प्रोसेस से अपने पास ये बनाया जाता है। समझ में आ गई ना मेरी बात? ये फोटोसिंथेसिस नाम से। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? टू मेक, ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? इट इज द प्रोसेस, ठीक है, बाय विच प्लांट मेक ऑन फूड, ठीक है, ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो? इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखो कई क्या होते हैं, बड़े नाम होते हैं ना, तो उनको टुकड़ों में काट काट के आप पढ़ा करो। जैसे फोटोसिंथेसिस को मैंने काट दिया ना, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कुछ बनाना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गई? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट की, ठीक है। सनलाइट की सहायता से क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस में देखो क्या क्या चाहिए होता है। तो थिंग्स रिक्वायर्ड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, थिंग्स रिक्वायर्ड, तो एक तो सनलाइट रहेगा, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, एक वाटर रहता है अपने पास, और एक अपने पास आएगा क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट का तो सभी को पता होगा, ठीक है, जो सूर्य से जो लाइट आती है उसको बोलते हैं। CO2 गैस अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, पानी हो गया। ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है। और इस पिगमेंट का क्या काम क्या होता है? टू ट्रैप लाइट, ठीक है, लाइट को क्या करना? ट्रैप कर लेना। यानी ट्रैप का मतलब क्या होता है? जकड़ लेना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया अपने पास है। तो लाइट को कैद करने का काम किसका होता है? इस ग्रीन पिगमेंट का, जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। समझ में आ गई? देखो जैसे कि कोई भी अगर एक प्लांट सेल आप अगर लेते हो, तो प्लांट सेल के अंदर आप ये देखते हो कि एक तो बाहर होती है सेल वॉल, और अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। एकदम सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्लांट के सेल में कुछ क्या होती है अपने पास? ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? क्लोरोफिल। और इसका काम होता है लाइट को कैद करने का, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन डिटेल में ये समझा दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखो एनिमल सेल भी ऐसा ही होता है, बस सेल वाल नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। अपने अंदर जो सेल्स होती है ना, उसके अंदर सेल वाल नहीं होती। प्लांट के बाहर आपने देखी होगी छाल होती है बहुत मजबूत, ठीक है, वो क्या होती है? सेल वाल ही होती है वो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं कि 2 इसके इवेंट्स होते हैं, ठीक है। 2 इसके क्या होते हैं? मेन इवेंट होते हैं। किसके? फोटोसिंथेसिस के। वो 2 मेन इवेंट कौन कौन से हैं अपने पास? एक तो यहाँ पे अपने पास रहेगा लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक रहती है अपने पास डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। देखो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर पहले क्या होता है अपने पास? जो क्लोरोफिल होती है, ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करती है? लाइट को ट्रैप कर लेती है, ठीक है, टू ट्रैप लाइट। लाइट को क्या कर लेगी? ये कैद कर लेती है। समझ में आ गई ना मेरी बात? ये लाइट को क्या करेगी? ट्रैप करेगी। और इस लाइट की मदद से क्या होगा? अपने पास ADP का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अपने फॉस्फोरस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ATP बनती है। समझ में आ गई ना? ये ADP अपने पास क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और एक फॉस्फोरस जोड़ते ही क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये चीज़ है। मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, वैसे ही ATP के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और ATP का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी का जो अपने पास करेंसी है, मुद्रा है, ठीक है, वो कौन होती है? वो ATP होती है। ध्यान रखो कि ATP के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। बाद में जहाँ पर भी एनर्जी चाहिए होती है, ये ATP जाके और वापस ADP में टूट के और एक फॉस्फोरस अलग करती है, और साथ में ढेर सारी एनर्जी आपको वहाँ पे मिलती है। तो इसलिए ATP को करेंसी ऑफ एनर्जी कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब दूसरा स्टेप क्या होता है यहाँ पे? दूसरा स्टेप ये होता है कि यहाँ पे वाटर को क्या होता है? इस ATP की सहायता से,
ठीक है। एटीपी की सहायता से क्या करते हो आप इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में आप यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर देते हो। समझ में आ गई ना बात। ये यहाँ पे आप क्या करोगे H2O को ब्रेक डाउन करोगे। समझ में आ गई ना बात। इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब हो गया लाइट और लाइसिस का मतलब क्या हो गया अपने पास है टूट जाना। और किसका? वाटर का। ठीक है। तो जो एनर्जी आपने क्लोरोफिल्स की ट्रैप की थी जिससे एटीपी बना था, अब वो एटीपी आके H2O को ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। समझ में आ गई। तो लाइट रिएक्शन के अंदर ये दो होते हैं स्टेप। समझ में आ गई होगी। लाइट रिएक्शन के दो स्टेप हैं। सबसे पहला अपने पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगी, वो लाइट को ट्रैप करके एटीपी बनाएगी और एटीपी बाद में क्या करेगी, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देगी। और उसके बाद अपने पास क्या होता है यहाँ पे थर्ड क्या यहाँ पे सेकंड स्टेप आएगा। और सेकंड स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर होता है CO2 का रिडक्शन होता है। ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बताया था। ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ते ही क्या हो जाएगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन जाता है। ये होता है डार्क रिएक्शन के अंदर। ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज क्या होगा, प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, ये जो आपने अभी ग्लूकोज बनाया है, ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है। किस फॉर्म में स्टार्च होता है, ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में होता है और अपने अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ध्यान रखोगे। देखो जो ग्लूकोज बना है ना, उस ग्लूकोज को स्टोर भी करना पड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है अपने पास, ये थोड़ा सा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो वापस रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बना लेगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जोड़ते जाते हैं। ठीक है। तो प्लांट तो क्या करता है, स्टार्च बना लेता है। ठीक है। और अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। समझ में आ गई होगी बात ये। तो ये चीज़ है। तो ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल जोड़ते दो तो स्टार्च बन जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर होता है। ठीक है। अपने अंदर बस ग्लाइकोजन बनता है और इनमें स्टार्च बनता है। तो ये अपने पास क्या हो गया कि प्लांट ने खाना कैसे बनाया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपके पास CO2 जो गैस आई है अंदर, और यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस बनी थी ये रही, और ये ऑक्सीजन गैस ये क्या होती है अपने पास, जैसे ये लीफ होती है ना अपने पास। ठीक है। एक अगर आप यहाँ पे लीफ लो तो लीफ के क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। ठीक है। छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। इन छेद को आप बोलते हो स्टोमेटा। तो इन स्टोमेटा के सहायता से क्या होता है, अंदर की जो लीफ के अंदर जो ऑक्सीजन बनी है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है, और CO2 गैस क्या होती है, अंदर जाती है। समझ में आ गई ना बात। ये क्या होते हैं, डे टाइम में तो ओपन रहते हैं। स्टोमेटा होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दिन में होते हैं ओपन, और रात के समय नाइट में क्या होते हैं अपने पास, क्लोज रहते हैं। ठीक है। डे में तो ओपन इसलिए रहते हैं क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी चलता है, वाटर होता है ना, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर और लीफ से बाहर निकलता है। ठीक है। और नाइट के टाइम पे ये क्या होता है, बंद रहता है, जिससे क्या होता है, वाटर का लॉस ना हो। परंतु यही प्रोसेस उल्टी होती है किसमें, कैक्टस पौधे में। जो नागमणि का जो अपने पास ये होता है ना पौधा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं। तो कैक्टस क्या होते हैं, डेजर्ट इलाके में रहते हैं, और नाइट के टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे ठंड होती है, और दिन के टाइम पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा कड़क धूप पड़ती है। अब अगर वहाँ पे आप बात करो तो धूप वहाँ पे पड़ती है, ज़्यादा धूप होगी, और एक डेजर्ट के अंदर पानी की कमी होती है, तो प्लांट को तो वैसे ही मर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे एक थिन वैक्स की लेयर होती है, और वो लेयर क्या करती है, स्टोमेटा को बंद करके रखती है दिन में, और रात को क्या करते हैं, वो खोलते हैं। और रात के समय क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा खोले, और ऑक्सीजन और CO2 गैस है, वो CO2 है ना, वो अंदर ही अपने अंदर भर लेते हैं, और दिन के समय उस CO2 से फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ध्यान रखोगे इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, ऑटोट्रॉफी का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाएगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस के अंदर खाना बनाना। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, CO2, सनलाइट, H2O, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। फिर अगर मैं बात करूँ तो दो इवेंट है, लाइट इवेंट और डार्क। ठीक है। लाइट के अंदर क्या होता है, अपने पास क्लोरोफिल है, सनलाइट को ट्रैप करती है। सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उससे ADP एक फॉस्फोरस जोड़ के ATP बना लेता है। ठीक है। एक फॉस्फोरस जुड़ेगा और ATP बन जाएगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ATP क्या करेगी, वाटर को तोड़ देगी। वाटर को किस में तोड़ेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन तो क्या होगी, स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाएगी, और हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगी, CO2 का रिडक्शन करेगी, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिससे ग्लूकोज बनेगा।
अब जो ग्लूकोज बना है वो किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, स्टार्च के रूप में, और अपने अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और एटीपी क्या होती है, करेंसी ऑफ एनर्जी होती है। अब स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, जो छोटे छोटे अपने पास होते हैं ना स्टोमेटा, जो पोर होते हैं, उनमें से क्या होगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, CO2 अंदर जाएगी। दिन में क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन रहते हैं, नाइट में क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। पर डेजर्ट में क्या होता है, यहाँ पे इलाके जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनमें थोड़ा ये सिस्टम उल्टा होता है। डेजर्ट में क्या होता है कि दिन के समय क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, और रात के समय क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो नागमणि के पौधे क्या करते हैं, अपने पास रात के समय अपने स्टोमेटा खोल के CO2 अंदर ले लेते हैं, और दिन में अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं, और अंदर ही अंदर उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस दिन में चलता रहता है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल दे दी है प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में। अब अपन चलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन की तरफ। तो पहले आप ये नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट पे या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक का मतलब प्लांट से, प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। जबकि हेट्रोट्रोफिक का क्या मतलब होता है अपने पास कि ये समझ सकते हो कि खाने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए किसी प्लांट पे या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। अब देखो, हेट्रोट्रोफिक अपने पास कितने प्रकार के अब यहाँ पे न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो एक तो होता है अपने पास होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, समझ में आ गई ना मेरी बात, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। और दूसरा अपने पास होता है यहाँ पे सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। और एक अपने पास यहाँ पे कौन सा मिलेगा आपको, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, एक मिलता है पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और एक लास्ट है जो कि अपने पास किसका होता है, सिम्बायोटिक होता है, ठीक है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो ये अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन हो गए आपके पास। एक तो है होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक है सेप्रोफिटिक, एक है पैरासिटिक, एक है सिम्बायोटिक। होलोजोइक का मतलब होता है जो खाना है ना, ठीक है, कोई सॉलिड या फिर लिक्विड कोई भी फूड मटेरियल क्या करे, अपने अंदर ले ले। सॉलिड या फिर लिक्विड क्या करते हैं, ये अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है, इनसाइड देयर बॉडी, इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है। कोई भी सॉलिड या लिक्विड फूड मटेरियल को क्या करेंगे, वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल आपने देखा होगा अमीबा का, ठीक है, अमीबा हो गया, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, डॉग्स हो गए, कैट हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। होलो का मतलब होल और जोइक का मतलब एनिमल, यानी सारे के सारे एनिमल ही क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसके अंदर कोई भी सॉलिड या लिक्विड अपन क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। जैसे पानी पी रहे हैं तो लिक्विड हो गया, खाना खा रहे हैं तो वो सॉलिड हो गया, ठीक है। ये अमीबा में मिलता है, ह्यूमन, डॉग, कैट्स वगैरह इनमें अपने पाया जाता है। अमीबा आपने देखा होगा छोटी क्लासों में, से ऐसा होता है, अमीबा होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, खाना पचता है, और ये अपनी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको सुडोडोपिया बोलते हैं, इनसे क्या करते हैं, ये अपने खाना लेते हैं। यानी फाल्स, ये आप बोल सकते हो कि फाल्स न्यूट्रिशन होती है इसके अंदर। अब बात करें तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक में क्या होता है अपने पास, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना ले, ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना ले, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो क्या करता है, किसी मरे हुए पे या किसी सड़ रहे ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, यानी मरे हुए प्लांट हो गए या फिर एनिमल हो गए, या सड़ रहे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, तो उनसे क्या करते हैं, जो अपना खाना लेते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आप देखते होंगे कि कोई भी अगर मान लो जानवर है, वो अगर क्या होता है, खुले में मर जाता है, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, ठीक है, उससे बदबू आने लगती है, और वहाँ के क्या होते हैं, बाद में थोड़े दिनों बाद वो क्या होता है, एकदम पूरी तरह से सड़ जाता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे थे, उस डेड बॉडी को पचा रहे थे या फिर खा रहे थे उसको, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके एग्जाम्पल कुछ, जैसे कि कुछ फंगस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सॉइल बैक्टीरिया होते हैं।
तो ये इनको क्या करते हैं, मरे हुए प्लांट को या फिर ह्यूमंस को या फिर किसी भी एनिमल को ये क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। अब बात आती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी, ठीक है, इनसाइड बॉडी और एट बॉडी, ठीक है, बॉडी पर या फिर बॉडी के अंदर, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं और वहीं से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग पे बात होती है, वो तो देखो मरे हुए पे थी, लिविंग के अंदर या फिर लिविंग बॉडी के ऊपर रहकर और उसी का ही खाना और न्यूट्रिशन क्या करते हैं, वो लेते रहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे लाइस हो गया, ठीक है, लाइस जानते हो ना, ठीक है, अपनी सामान्य भाषा में जिसको क्या बोलते हैं, जोम बोलते हैं। ठीक है, तो जोम वगैरह हो गई, ये हो गया। और इसका आपके पास और भी जो होगा, जैसे कि मतलब वायरस हो गए, कुछ जो हार्मफुल वायरस होते हैं ना, प्रोटोजोआ वगैरह, ये सारे हो गए। बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ जो बीमारी फैलाने वाले हैं ना, वो सारे ही क्या होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले सारे पैथोजन क्या होते हैं अपने पास, इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, ठीक है, और एक रिलेशनशिप बनता है कि भाई ये मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू मेरे को ये दे। ठीक है, तो वो बात होती है यहाँ पे, यानी कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है लाइकेन में, जिससे लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंगस होता है। ठीक है, फंगस क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करके और किसको दे देता है, एल्गी को, और एल्गी बदले में क्या करती है, इसको न्यूट्रिशन दे देती है, क्योंकि एल्गी ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो अपना खाना बना लेगी और कुछ खाना फंगस को दे देगी, और बदले में फंगस इसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे देता है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ना, ये क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक। होलोजोई का मतलब सॉलिड या लिक्विड अपने फूड एज ए क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं या फिर बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, अपने पास डेड और डिकेइंग मटेरियल पे क्या होता है, अपना खाना लेते हैं। तीसरा पैरासिटिक होता है, जो क्या होता है, लिविंग पे जाके और उस पर हमला बोलते हैं, या तो उसकी बॉडी के अंदर जाके या तो फिर बॉडी के ऊपर रह के क्या करते हैं, खाना उसका छीनते रहते हैं, जैसे वायरस, लाइस वगैरह, प्रोटोजोआ, कुछ बैक्टीरिया हो गए। सिम्बायोटिक क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो गया, तू मेरे को ये दे, मैं तेरे को वो देता हूँ, तो वह सारा कुछ जो सिस्टम होता है वो रिलेशन क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ऐसा न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ में आ गई। अब आते हैं अपने ह्यूमन के न्यूट्रिशन पे। देखो, ह्यूमन के अगर न्यूट्रिशन में अगर बात करें तो अपन को मेन पढ़ना है यहाँ पे डाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर होगा क्या, डाइजेशन के अंदर क्या होता है, अपन जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खाना होता है। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हो गया, काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जिसको अपनी बॉडी पचा नहीं सकती, या फिर उसका क्या होगा कि उससे अपन को एनर्जी नहीं मिल सकती। ऐसे बोलो कि अपन क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड को लेके और उसमें से एनर्जी नहीं निकाल सकते, तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है ना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल को कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारे आपके एंजाइम भी काम में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब क्या होगा, बॉडी उसको क्या है, सोख नहीं सकती, या फिर बाद में क्या है, एनर्जी नहीं बना पाएगी। तो कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को सिंपल और एब्जॉर्बेबल फूड को, पार्टिकल को अपने पास क्या होती है, कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, उसको डाइजेशन बोलते हैं। आप ही बताओ, एक मेरे पास बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, और एक मैंने इसके क्या छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ठीक है, किन को सोख पाना क्या होगा, आसान होगा मेरे हिसाब से। तो ये देखो, ये सिंपल हो गया और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, मान लो आपके पास है, ये कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, वो सिंपल फूड हो गया। किसका पाचन जल्दी होगा, सिंपल वाले का होगा, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनमें से एनर्जी निकालना आसान होगा, जबकि इसमें से एनर्जी निकालना कठिन होगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल तो क्या होंगे, बल्क में पड़े रहेंगे, अंदर में पड़े रहेंगे ना, तो वैसी बात हो गई यहाँ पे। तो ये डाइजेशन हो गया। अपने डाइजेशन
के अंदर जो डाइजेस्टिव अपना सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, देखो पहली बात तो ये डाइजेशन सिस्टम लगभग क्या होता है 9 मीटर के ट्रेवलिंग होती है, ठीक है। 9 मीटर का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है भाई। 1 मीटर लगभग क्या होता है, इतना 1 मीटर होता है। तो आप देख सकते हो कि 9 मीटर तक क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, जिसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक, वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। और ये एलिमेंट्री कैनाल कितने मीटर की होती है, 9 मीटर की होती है। क्या क्या पढ़ना होता है, देखो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो पहले तो आता है माउथ, जिसको बकल कैविटी बोलते हैं, और इसके अंदर आता है इसोफेगस, ठीक है, और इसके अंदर आता है स्टमक, ठीक है, और इसके अंदर क्या आता है, माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, और इसके अंदर अपने पास क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर अपने पास क्या आता है, रेक्टम आता है, और फिर उसके बाद आता है एनस। तो ये क्या हो गए, इसके अंदर के सारे ऑर्गन हो गए, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये अपने पास हो गए, ठीक है। और ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें, ग्लैंड्स क्या हो गई, जो ये एंजाइम बनाएगी। एंजाइम क्या करता है, ये काम बहुत जल्दी 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 कर लेता है। अगर एंजाइम नहीं हो ना अपने अंदर, तो एक समय के खाने को पचाने में कई 100 साल लग सकते हैं, ठीक है, कई साल लग सकते हैं। तो इसलिए अपने पास क्या होगा, एंजाइम अपन यूज़ में लेते हैं। एंजाइम कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, ये काम जल्दी कराते हैं। तो इन एंजाइम को या फिर इन केमिकल को जो छोड़ने वाले जो ऑर्गन होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। 3 ग्लैंड अपने पास रहती है, एक होती है सलाइवरी ग्लैंड, एक होता है अपने पास लीवर, एक होता है पेंक्रियाज, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे ग्लैंड हो गई, और ये अपने पास क्या हो गए, ऑर्गन्स हो गए। अब अपन को इन दोनों को पढ़ना है। अभी अपन स्टार्ट करते हैं, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। न्यूट्रिशन का ये टॉपिक है, डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के अंदर कैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो सिंपल फूड में कैसे टूटता है, वो बात करनी है। पहली बात ये कि यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं बनती। कई ये ना दिमाग में बिठा लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन होती है। नहीं, एनर्जी कहीं नहीं बनेगी, बस ये काम होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूट जाता है। एनर्जी रेस्पिरेशन होती है तब बनती है। यहाँ से क्या होता है, डाइजेशन के अंदर जो जो चीज़ें अपने शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी क्या होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या डायग्राम मेरा होता है, वैसे कोई खास नहीं है, आप देखो बस देखो, ये जो आपको फ्रंट दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। और ये ऊपर वाला होता है ना, ये इसको बोलते हैं नसल चेम्बर। तो 2 यहाँ पे होते हैं, एक तो होता है अपने पास नसल चेम्बर, एक होता है बक्कल कैविटी। नसल चेम्बर अपन रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, अभी इधर आओ। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर देखो 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी वो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहला तो यहाँ पे होती है एक टंग, ठीक है, और एक अपने पास यहाँ पे क्या होती है, टीथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया एक टंग और टीथ, ये 2 चीज़ें यहाँ पे उपस्थित होते हैं, ये चीज़ हो गई। या फिर टीथ तो होते हैं, और वो किस में फिट होते हैं, जोज, यानी कि जबाड़े। जो आपके जबाड़े बनते हैं वो टीथ से बनते हैं, और जो टंग हो गई। समझ में आ गई ना बात, ये चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो टंग तो वैसे क्या होगी, स्वाद लेने के लिए होती है, और दूसरा खाने में राल जो होती है ना, वो अच्छे से मिक्स करने में मदद करती है। और टीथ की अगर बात करें, तो अपने टीथ होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक तो डाईफायोडेंट होते हैं, ठीक है, डाईफायोडेंट, और एक अपने पास ये होते हैं, हाँ, डाईफायोडेंट हो गए, और थिकोडोंट होते हैं। अब इनका मतलब क्या है, देखो, डाईफायोडेंट का मतलब होता है ह्यूमन में टीथ 2 टाइम्स आते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं अपने पास कौन से, मिल्क टीथ, और एक अपने पास होते हैं क्या, परमानेंट टीथ। तो टीथ अपने पास हो गए 2 प्रकार के, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ हो गए। अब मिल्क टीथ क्या होते हैं, जो बचपन में आते हैं, और लगभग क्या होता है 5 या 6 साल की उम्र में ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और बाद में क्या होते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। तो सबसे पहले मिल्क टीथ हो गए,
और मिल्क टीथ में क्या होता है अपने पास, देखो टीथ टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इंसीजर्स, एक होते हैं कैनाइंस, एक होते हैं प्री मोलर्स, ठीक है, एक होते हैं मोलर्स। तो ये अपने पास हो गए। अब मिल्क टीथ कौन कौन से होते हैं, देखो इंसीजर आते हैं, ठीक है, और कैनाइंस आते हैं और मोलर्स आते हैं। तो मिल्क टीथ के अंदर क्या होते हैं, 3 प्रकार के दांत आते हैं, इंसीजर, कैनाइन और मोलर। अगर मैं क्या करूं, हाफ सिंगल जो की बात करूं, यानी कि एक जबड़ा और उसका भी आधा भाग अगर लें, तो इंसीजर क्या होते हैं, आधे जबड़े में क्या होता है अपने पास 2 होते हैं, कैनाइंस 1 और मोलर 2 होते हैं। समझ में आ गई ना बात, ये मोलर क्या होते हैं 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 ये होते हैं, 1 ये और 2 ये, यानी टोटल कितने हो गए, 5 दांत हो गए आधे जबड़े में, ठीक है। आधे जबड़े में बात हो गई तो इनटू क्या करोगे, 4 करोगे, क्योंकि भाई आपने सिंगल जो का आधा हिस्सा लिया, तो टोटल 2 जो होते हैं, ठीक है, और हाफ हाफ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात, ये हाफ इधर वाला जबड़ा, हाफ इधर वाला, हाफ नीचे वाला, हाफ फिर उधर नीचे वाला हो गया, तो टोटल 4 हो गए ना। तो इसको आप इंटू करोगे तो कितने हो गए, 20 टीथ्स हो गए टोटल। तो परमानेंट से पहले जो मिल्क टीथ आते हैं, ठीक है, उसके अंदर 20 दांत होते हैं, ठीक है, 20 दांत होते हैं। अब यहाँ से अगर मैं आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 इंसीजर आ गए, 4 कैनाइंस आ गए और 8 क्या आते हैं, मोलर आते हैं। समझ में आ गई ना बात ये। और परमानेंट टीथ में क्या होते हैं, टोटल अपने पास 32 दांत आते हैं, बोलते हैं ना 32 ही तोड़ देंगे, तो वही होता है ये 32 दांत के कारण इनको ऐसे बोला जाता है। तो परमानेंट टीथ होते हैं ना वो 32 आते हैं, पहले ये सारे टूटेंगे, टूटने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। तो 20 तो ये आ जाएंगे, ठीक है, 20 तो ये दांत आ गए ना, और एक आती है अपने पास थर्ड मोलर आती है, और बाकी बचे हुए प्री मोलर्स आते हैं, ठीक है। पहले देखो इसमें से अगर 20 अपन कम कर दें तो टोटल कितने बचे, 12, ठीक है। 12 में से प्री मोलर अपने पास जो थर्ड प्री मोलर है, तीसरी जो जाड़ होती है जिसको अकल जाड़ भी बोलते हैं, विजडम टूथ बोलते हैं, ये बाद में आती है, ये परमानेंट टीथ में आती है, ठीक है। इसको विजडम टूथ भी बोलते हैं, यानी कि अकल जाड़। और अकल जो जाड़ होती है ना वो अपने पास क्या होती है, परमानेंट टीथ में आती है। तो ये हाफजों की बात हो गई, तो 4 तो ये हो गए, 4 इसमें से अगर माइनस कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। कितने हो गए, 8, डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो 2 हो गए, तो 2 क्या हो जाएंगे अपने पास, प्री मोलर हो गए। समझ में आ गई ना मेरी बात ये। यानी कि अगर मैं फिर से अगर सिंगल हाफ जो की अगर बात करूं, सिंगल हाफ जो की अगर बात करूं, तो इंसीजर, कैनाइन, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। तो इंसीजर कितने आएंगे अपने पास भाई, 20 में से पहले तो ये आ जाएंगे, देखो 2 कैनाइन 1 प्री मोलर। मोलर की अगर बात करें तो एक तो देखो यहाँ पे 2 मोलर तो ये हो गया, एक थर्ड ये मोलर भी आ जाती है तो 3 हो जाएंगे, और प्री मोलर कितनी होगी, 2। तो टोटल कितने हो गए बताओ, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 8 इंटू 4 कर लो, देख लो कितना रहे, 32, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डाइफायोडेंट का मतलब हो गया दांत अपने 2 बार आते हैं, मिल्क और परमानेंट। थिकोडोंट का क्या मतलब होता है, अपने जो दांत होते हैं, ठीक है, अवर टीथ्स जो होते हैं अपने पास, जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास, सॉकेट में होते हैं। अवर टीथ आर प्रेजेंट इन सॉकेट। सॉकेट जानते हो ना कि भाई एक क्या होता है फिक्स, ऐसे मान लो कुछ ऐसा या ऐसा आकार बना हुआ है, ठीक है, तो ये एक सॉकेट बन गया, और इस सॉकेट के ऊपर क्या होता है, ऐसे दांत आता है। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सॉकेट के अंदर दांत, ये दांत होते हैं अपने पास, इसलिए अपने इसको बोलते हैं थिकोडोंट। डाइफायोडेंट का मतलब हो गया 2 बार दांत आते हैं, मिल्क और परमानेंट। और थिकोडोंट का क्या मतलब हो गया, थिकोडोंट का मतलब हो गया कि अपने दांत सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये दांतों की कहानी हो गई। अब आप क्या करते हो, खाना है वो मुंह से क्या होते हैं अंदर लेते हो, और लेने के बाद दांतों से क्या करते हो, उसको चबाते हो। ये दांतों वाला सिस्टम हो गया। और जीभ क्या करती है, जीभ मैं बताता हूँ आपको क्या करती है। देखो अपने क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ऐसे, समझ में आ गया ना, क्या होते हैं सलाइवरी, नीचे की तरफ भी होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, ये सलाइवा सीक्रेट करती है, सलाइवा यानी राल, ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी, राल भेजेगी कहाँ पर, मुंह में, और यहाँ पे फिर क्या होगा, अपन दांत से अपन चबाएंगे खाने को, और जीभ क्या कर देगी, अपने पास इस राल को सही ढंग से मिला देगी, ठीक है। अब राल का देखो काम क्या होता है, देखो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, सलाइवरी एम्बलाइज, ठीक है, सलाइवरी
एमिलाइज। अगर सलाइवरी एमिलाइज की अगर बात करो तो यहाँ पे क्या होता है, सलाइवरी एमिलाइज क्या करती है, जो स्टार्च होता है ना उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आ गई ना बात ये। सलाइवा क्या करती है, इसके अंदर सलाइवरी एमिलाइज नाम का एक एंजाइम होता है और सलाइवरी एमिलाइज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो अपन जो खाना खाएंगे प्लांट से जो प्राप्त होगा उसके अंदर स्टार्च होगा, ठीक है। तो राल अपनी क्या कर देगी, उस स्टार्च को किस में तोड़ देगी, वापस ग्लूकोज में तोड़ देगी और इस ग्लूकोज से फिर क्या होगा, अपने पास एब्जॉर्प्शन होगा। तो यानी कि डाइजेशन अगर अपन बात करें तो डाइजेशन अपना माउथ से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, क्योंकि यहीं से अपन ने माउथ से क्या कर दिया, इसको एकदम छोटे छोटे पीस में काट दिया और साथ में स्टार्च भी किस में टूट गया, ग्लूकोज में। इसका मतलब माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि खाना एकदम राल से मिक्स हो गया, एकदम इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर दांतों ने काट दिया। अब ये क्या होगा, खाना है वो कहाँ जाएगा, अपने पास फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स यानी हो गया गला। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स अपने पास अगर मैं बात करूं तो फेरिंग्स होता है अपने पास कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फूड एंड एयर के लिए क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है, यानी कि खाना और हवा दोनों क्या होते हैं, इसी फेरिंग्स यानी गले में से क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है। खाना भी यहीं से इसी फेरिंग्स में से जाता है, हवा भी इसी फेरिंग्स में से जाती है। उसके बाद अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे फेरिंग्स से अब आगे की तरफ पहुँचोगे तो यहाँ होता है एक छोटा सा टिश्यू होता है, ठीक है, एक ढक्कन जैसा, जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, जब आप निगलते हो किसी चीज़ को, ठीक है, जैसे खाने को अगर आप निगलते हो तो निगलते समय क्या होता है, ये ढक्कन क्या होता है, अपने पास इस विंड पाइप को बंद कर देता है। ये क्या होती है, विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जिसमें से हवा जाती हो। तो विंड पाइप क्या करती है, अपने पास ये विंड पाइप बंद हो जाती है, किससे, एपिग्लोटस से। जब आप क्या करते हो, खाने को निगलते हो ताकि खाना इस विंड पाइप में ना जाए। समझ में आ गई ना बात, ये विंड पाइप में खाना नहीं जाएगा तो अपने पास क्या होगा, सुरक्षित होगा और खाना क्या हो जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप क्या होता है, खाते समय क्या होता है, बोलते हो, तो बोलने से अपने पास क्या होता है, ये एपिग्लोटिस कई बार खुला रह जाता है और खाना किस में चला जाता है, थोड़ा बहुत विंड पाइप में, और फिर लंग्स क्या करते हैं, उसको वापस धक्का देते हैं, जिससे आपके क्या हो जाती है, अलसूंट आती है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये एपिग्लोटिस बंद रहेगा तो खाना क्या हो जाएगा, इस पाइप में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, एसोफेगस बोलते हो। अब खाना एसोफेगस में आएगा और एसोफेगस में क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, पीसेज होते हैं इस प्रकार के, ठीक है, ऐसे गेट जैसे होते हैं, ठीक है। अब ये एक सेक्शन भरेगा तभी ये क्या होगा, गेट ऐसे खुल जाएंगे और खाना नीचे जाएगा, तो वापस इसको आप ऊपर बोल देंगे, ठीक है। इसको पैरालिटिक अपने पास क्या होते हैं, मूवमेंट बोलते हैं खाने की। तो धीरे धीरे खाना आएगा और एसोफेगस से लगभग क्या होती है, 23 से 25 सेंटीमीटर की होती है और खाना फिर आता है अपने पास कहाँ पे, इसमें स्टोमक को। और स्टोमक क्या होता है, एक जे शेप का ऑर्गन होता है जो खाने को 4 से 5 घंटे के लिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है। समझ में आ गई बात ये। देखो खाना आने से पहले क्या होता है, यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, स्पेशल टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे चारों तरफ इसमें एक कवरिंग बना देते हैं, किसकी, म्यूकस की। और म्यूकस की कवरिंग बनाने के बाद यहाँ से क्या होते हैं, कुछ एंजाइम छूटते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, ये हो गया। ये कुछ एंजाइम छूटते हैं और ये क्या करते हैं, जैसे ही मतलब खाना आ जाएगा, खाना आने के बाद जैसे म्यूकस की पहले लेयर लग गई, खाना आया, खाना आते क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे HCl, पेप्सिन और ट्रिप्सिन की क्या होगी, धार चलेगी किस पे, खाने पे। और खाना फिर क्या हो जाएगा, एकदम गल जाएगा, एकदम पेस्ट जैसा हो जाएगा। जैसे टूथपेस्ट आती है ना, टूथपेस्ट थोड़ी गाढ़ी होती है, उसके अंदर थोड़ा पानी मिला दो, वैसा बन जाएगा एकदम, ठीक है। तो इसमें 4 से 5 घंटे लगे और उसके बाद क्या होता है, खाना अपने पास कहाँ पहुँचता है, आगे मूव होते हुए और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये होता है लीवर, ये हो गया पेंक्रियाज, ठीक है। लीवर में क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, जिसको गैल ब्लेंडर बोलते हैं। और गैल ब्लेंडर से क्या होते हैं, अपने पास कुछ स्पेशल एंजाइम और कुछ स्पेशल जो पेंक्रियाज के एंजाइम होते हैं, वो क्या होते हैं अपने पास इसमें पहुँचते हैं, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ गई ना मेरी बात ये। जैसे कि गैल ब्लेंडर से मान लो क्या हो गया कि एक नली आई है, ठीक है, जैसे गैल ब्लेंडर से आई है, ठीक है। गैल ब्लेंडर से आने के बाद ये क्या होती है, यहाँ पे आगे जैसे मूव करेगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, पेंक्रियाज की डक्ट आएगी और फिर दोनों मिल के कहाँ खुलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाती है।
ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर क्या होगा, पेंक्रिया का जो अपने पास एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेंक्रिएटिक एंजाइम, और लीवर के जो अपने पास गैल ब्लेंडर के जो एंजाइम होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। समझ में आ गई ना भाई बात। यहाँ से क्या आएंगे, बाइल पिगमेंट बोल दो या फिर बाइल जूस बोल सकते हो। और यहाँ से क्या आते हैं, पेंक्रिया से। ठीक है, पेंक्रियास जैसे यहाँ है, ये वाली रही पेंक्रिया डक्ट, और इस पेंक्रिया की डक्ट से, इस पाइप से अपने पास क्या आएगा, पेंक्रिएटिक जूस आएगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पेंक्रिएटिक एंजाइम आएंगे। तो ये सारे मिलके और फिर क्या होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते ही क्या होगा, ये प्रोटीन को तो तोड़ देंगे किस में, हाँ प्रोटीन को तोड़ेंगे ये किस में, अमीनो एसिड में। ठीक है, फैट को ये तोड़ देते हैं फैटी एसिड में, या फिर कई बार ग्लिसरॉल में भी तोड़ देते हैं। समझ में आ गई ना बात, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में, ऐसे ये क्या करेंगे यहाँ पे इसके टुकड़े कर देंगे। यानी फिर क्या होगा, छोटे छोटे क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है ना वो अमीनो एसिड से बनता है, तो प्रोटीन को फिर क्या करेगा, ये तोड़ के और अमीनो एसिड बना देगा। फैट होगा वो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाएगा। और शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट थे आपके पास, ठीक है, जो कोई हायर कार्बोहाइड्रेट है तो वो किस में टूट जाएगा, सिंपल शुगर में टूट जाएगा। तो ये सारा काम हो गया इन जूसेस का। समझ में आ गई ना मेरी बात, ये सारा काम किसका होगा, इन जूसेस का होगा जो अपने पास यहाँ से आए हैं। जैसे बाइल जूस हो गया, ठीक है, पेंक्रिएटिक एंजाइम हो गए, ये सारे क्या करेंगे अपने पास, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और हालांकि अपन क्या कर चुके हैं, स्टार्च को तो किस में, ग्लूकोज में तोड़ दिया था, किसने, सलाइवरी मेलाइज ने, मुंह के अंदर ही। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे खाना धीरे धीरे आगे जाएगा तो ये इसको ऐसे तोड़ता रहेगा। ठीक है, टूटने के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और फिंगर लाइक जो ये स्ट्रक्चर होती है इनको बोलते हैं विली। और ये विली क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन करेगी। समझ में आ गई ना मेरी बात, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको विली बोलते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ऐसे। और वहाँ पे फिर क्या करती है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करती है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए सरफेस एरिया भी इंक्रीज करती है। अब यहाँ से क्या होगा, खाना आगे बढ़ेगा और एकदम एंडिंग में पहुँचेगा। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा अब ये, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम यहाँ छोर पे क्या होता है, ऐसे नाखून जैसा आकार होता है, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स क्या होती है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अब इसका कोई काम नहीं है अपने शरीर के अंदर, बस छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। जब इसको नेचर मिलती है तो कई बार ये किडनी को, लीवर को टच करने लगता है, फिर इसको निकलवाना पड़ता है। ये पहले अपने पूर्वजों के, जैसे कि चिंपांजी वगैरह, उनके क्या होते थे, काम आता था। क्योंकि पहले के जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो क्या होते थे, घास फूस सेलुलोज वगैरह खा लेते थे। तो सेलुलोज को पाचन करने के लिए कुछ स्पेशल बैक्टीरिया हुआ करता था इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में, तो वो फिर क्या करता, सेलुलोज कार वगैरह इनका पाचन करता था। पर अब अपने पास क्या है कि जैसे खाना अपन ने बदल लिया, अब तो क्या है कि खैर कौन खाता है था, तो पत्तियाँ वगैरह थोड़े खाता है। तो बाद में क्या अपन ने जैसे खाना है वो जैसे बंद किया ये वाला, तो अपने पास ये अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहा, और फिर ये वेस्टिजियल हो गई, यानी ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई। अब छोटा सा भाग बचा है बस इसका। हाँ, अब अपने वापस आते हैं, तो खाना क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आप यहाँ पे देखोगे कि इस जगह क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यानी कि वाटर और मिनरल का क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा। तो पानी और मिनरल जितने भी होंगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह, उन सारों का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर अपने पास ये कहाँ पहुँचता है, ये बाद में पहुँचता है रेक्टम में। और रेक्टम में क्या होता है, जो भी अपने पास अनडाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मतलब जिनका पाचन नहीं हुआ, जो अपने शरीर के काम का ही नहीं है, ठीक है, फिर उसके क्या बनते हैं, सॉलिड फेसेस बनते हैं। ठीक है, सॉलिड फेसेस बनते हैं, और सॉलिड फेसेस फिर आगे मूव होके और एनस पार्ट में पहुंचता है। और एनस से फिर क्या होता है, ये जो वेस्ट होता है, वेस्ट जो सॉलिड फेसेस होते हैं, इनको टाइम टू टाइम क्या होता है, बाद में निकाल दिया जाता है बाहर। तो ये पूरा आपके डाइजेशन था। समझ में आ गई ना बात ये। तो पहले आप इसको सही ढंग से देख लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।
तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, सेकंड अपने पास है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्लांट का आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट बस आपको इतना याद रखना है कि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं पर नाइट में करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो, और इसमें कोई प्लांट का रेस्पिरेशन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं रेस्पिरेशन पे। देखो रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में जो अभी आपने डाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है जिसको विली ने क्या किया था, जो विलीज थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था, अब वो एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुँचती है, अपनी ब्लड वेसल में यानी खून की नाड़ों में, और खून की नाड़ें क्या करती है, हर एक सेल में वो जो डाइजेस्टेड फूड था वो पहुंचा देती है। ठीक है, सेल के अंदर जाने के बाद जब आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब सेल के अंदर चले जाते हैं, तो सेल में जाने के बाद क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन में स्टोर्ड हो जाता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। ये किसकी बात हो रही है, एक्स्ट्रा की। ठीक है, कुछ ग्लूकोज क्या होता है सेल के अंदर डायरेक्ट पड़ा रहता है जिससे अपने एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं वो वापस क्या होते हैं, जुड़ के प्रोटीन बना लेते हैं, और प्रोटीन आपके बाल नाखून वगैरह ये सारे कुछ बनाएंगे। और जो फैटी एसिड थे जो आपने अभी बनाए थे, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, ठीक है, और ग्लिसरीन वगैरह ये सारे क्या होते हैं अपने पास वापस फैट बना लेते हैं। ठीक है, जो कि आपके बॉडी को शेप देती है। तो ये सारे कुछ हो गए, समझ में आ गया ना भाई। पहले आपने खाना खाया, उससे क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड होगा, वो विली के थ्रू जो इम्पोर्टेंट अपने पास होगा न्यूट्रिएंट्स वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड वेसल में आएगा। ब्लड वेसल से वो कहाँ भेज दिया जाएगा, सेल में। अब सेल के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, जो कि फिर माइंड में और यहाँ पे भेज दिया जाता है। ग्लूकोज कुछ रखा जाता है जिससे एनर्जी बनाएंगे, ये अभी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको छोड़ो। अमीनो एसिड है वो क्या होगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि बाल नाखून वगैरह चमड़ी वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है, और फैटी एसिड या ग्लिसरॉल फैट में बन जाता है जो कि आपके शरीर के ढांचे बनाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब एक्स्ट्रा फैट होता है ना, उससे क्या होती है, ओबेसिटी बनती है, ये भी ध्यान में रखना। अगर बहुत ज़्यादा फैट बॉडी के अंदर हो जाता है ना, तो ओबेसिटी नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है बंदे का। ठीक है, बंदे या बंदी का। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस ग्लूकोज को पकड़ो जो कि सेल ने बचा के रखा है। ये ग्लूकोज क्या होगा अपने पास, ये जो न्यूट्रिएंट्स जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को अपन क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन करने के बाद ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद इससे अपन को क्या मिलेगी, ढेर सारी एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी से अपनी बॉडी रन करती है, और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। समझ में आ गई ना बात, ये रेस्पिरेशन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनाएंगे, और वही एनर्जी क्या कहलाती है, जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो होता क्या है, अब मैं अगर बात बताऊं तो अभी मैं पढ़ा देता हूं पहले आपको फेथ ऑफ पाइरूवेट। ठीक है, फेथ ऑफ पाइरूवेट। देखो एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, एंड क्रेब्स साइकिल, एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ध्यान रखोगे। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, वो सेल के बाहर होती है, यानी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या, देखो पहले जो 6 कार्बन का आपके पास C6H12O6 जो ग्लूकोज है, ये कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। फिर ये किस में टूटता है अपने पास, पहले पाइरूवेट में टूटता है। ठीक है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, जो कि 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का है तो कितने बनेंगे मॉलिक्यूल, 2 बनेंगे। 6 कार्बन का था, 3 कार्बन का बनाया तो इंटू 2, यानी ऐसे 2 बन जाएंगे, तो 2 पाइरूवेट बने। अब 2 पाइरूवेट क्या होंगे अपने पास, इसमें जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्या होगा अपने पास, CO2 H2O और ढेर सारी ATP बन जाएगी। समझ में आ गई ना बात, ये क्या होगा, CO2 बनेगा, ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल, और बहुत सारा क्या होगा यहाँ पे ATP बनेगा। और ATP क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है, जो अपने शरीर को एनर्जी देगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और ये CO2 क्या होती है अपने पास, फिर वापस बाहर छोड़ दी जाती है, और यहाँ H2O और ATP बन गया। ठीक है, ये यहाँ से एनर्जी बनती है। तो ये होता है फेथ ऑफ पाइरूवेट।
एक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ने वाले प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और पाइरूवेट से ये CO2H2 और एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है वो क्रेब साइकिल कहलाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एनर्जी मिल गई, इसी प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन बोलते हो, यानी रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ यहाँ पे, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर है। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में क्या अंतर है। देखो, ब्रीद करना और रेस्पायर ये क्या होते हैं, पहले ये बात में पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो, ब्रीथिंग तो सिंपली क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर बोल सकते हो आप, यानी हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना, ये क्या होता है, ब्रीथिंग होती है। ठीक है, ब्रीथिंग अपने पास एक्टिव होती है, ठीक है, यानी एनर्जी लगेगी इसमें, समझ में आ गई बात, ये एनर्जी लगेगी इसमें। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी होती है, जबकि ब्रीथिंग होती है हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ देना। समझ में आ गई ना बात, ये चीज़ हो गई। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक फिजिकल प्रोसेस बोल दिया, एक फिजिकल चेंज है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, बस सिंपली एयर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, अंदर कौन सी जाती है, मैंने कहा था ना कि ऑक्सीजन चाहिए होगा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, वो ऑक्सीजन क्या होती है, एनवायरनमेंट से अपने शरीर के अंदर जाती है, और CO2 जो यहाँ बाहर निकला है क्रेब साइकिल में, वो फिर क्या होता है, अपने पास बाहर जाता है। समझ में आ गई ना मैं बात, ये तो ये हो गया। तो इनहेल करते समय अपन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जबकि एक्सहेल करते समय अपन क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, किसको, CO2 को। ये चीज़ हो गई। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें क्या हो गया, अपने पास नई नई चीज़ें बन रही है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये सारा कुछ हो गया। तो ये केमिकल प्रोसेस है, वो फिजिकल प्रोसेस है, तो ये चीज़ हो गई। अब अपने देखो, अगर बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, तो वो है मैकेनिज़्म। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग कैसे होती है, कैसे अपने आप ऑक्सीजन और CO2 गैस अंदर और बाहर चली जाती है, इसके बारे में बात करनी है। देखो, रात को आप सो रहे हो, ठीक है, या फिर दिन में कुछ भी काम कर रहे हो, तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है अपने आप और CO2 अपने आप बाहर निकलती है, चाहे सो रहे हो आप, अपने आप ही होता है ना ये काम। ये कैसे होता है, मैकेनिज्म कैसे होगा। तो देखो, मैं अगर आपको बात करूं तो एक सिंपल सा देखो तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, कुछ केस में ये पैसिव होती है, यानी एनर्जी नहीं लगती, और कुछ केस में एक्टिव होती है, यानी एनर्जी लगानी पड़ती है डिफ्यूज़न के लिए। डिफ्यूज़न होता क्या है, डिफ्यूज़न होता है अपने पास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिफ्यूज़न क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल का अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। समझ में आ गई ना बात। ये हमेशा क्या होता है, देखो कि जैसे मान लो कोई LPG गैस का सिलेंडर था, कहीं से लीक हो रहा है, ठीक है, तो टंकी के चारों तरफ क्या होगा, LPG की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मात्रा ज़्यादा होगी, और कहीं पे मान लो जैसे कोनों पे, ऊपर नीचे या फिर बाहर कहीं पर भी क्या होगी, LPG नहीं होगी। तो LPG गैस क्या करती है, अपनी हायर कंसंट्रेशन, जहाँ अपनी मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से कहाँ जाती है, जहाँ उसकी मात्रा कम होती है, इसी को डिफ्यूज़न बोला जाता है। ठीक है, अब देखो डिफ्यूज़न होता कहाँ से है, कोई भी भाई एयर हो तो वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जहाँ पे भाई दाब ज़्यादा होगा वहाँ से कम दाब की तरफ चलती है। जैसे कि पिचकारी होती है, पिचकारी को अगर आप मान लो खोल के रखे हो, फिर आप जैसे धक्का दोगे तो वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और आगे की तरफ लो प्रेशर होगा। तो एयर क्या होती है, मूव करती है कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब अपने शरीर के अंदर दिक्कत ये है कि प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब नहीं कर सकते तो क्या होगा, फिर नहीं कर सकते तो आपके यहाँ पे देखो एक काम होता है कि अपने जो लंग्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फेफड़े। ठीक है, अब ये फेफड़े क्या होते हैं, अपने वॉल्यूम को कम ज़्यादा करके और क्या करते हैं, प्रेशर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, देखो प्रेशर होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के।
अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपने जो फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं, फूलते हैं, ठीक है। देखा होगा फेफड़े जब श्वास लेते हो ना तब क्या होता है, फेफड़े फूल जाते हैं ऐसे, ठीक है। और जैसे श्वास बाहर छोड़ते हो तो फेफड़े पिचक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना। तो आप क्या करो, वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करो। जैसे कि वॉल्यूम को मान लो, मैंने क्या क्या मान लो, जब आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है, इनहेल करते हो तो फेफड़ों का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अपने जो फेफड़े होते हैं ना वो क्या होते हैं, 3 मोशन करते हैं, एक तो अपवर्ड, ठीक है, एक फॉरवर्ड और एक आउटवर्ड, ठीक है। ये मूवमेंट होती है। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ हो गया, फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया, ऐसे, ठीक है, इधर की तरफ ऐसे, और अपने पास आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ऐसे और बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे क्या होती है, मूवमेंट होती है, जिससे क्या होता है, फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्या, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर जब कम होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, ये मान लो कोई भी आदमी है, घोड़ा जैसा लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, एयर होती है, तो एयर में क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, मान लो प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और आपने अपने अंदर फेफड़ों के अंदर क्या कर लिया, वॉल्यूम है वो क्या कर दिया, ज़्यादा कर लिया, यानी प्रेशर घटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, प्रेशर आपने एयर से ज़्यादा कर दिया तो एयर क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी आपके फेफड़ों में पहुंच जाएगी अपने आप, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे क्या होता है, इनहेल होता है, और एक्सहेल के दौरान क्या होता है, एक्सहेल के दौरान वॉल्यूम अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वॉल्यूम कम करेंगे कैसे, इसको उल्टा कर दो, देखो इसके लिए ट्रिक बनी हुई है, यूएफओ मतलब क्या हो गया, अपवर्ड फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इसका उल्टा कर दो, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड हो जाएगा, और आउटवर्ड है तो इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड यानी अब क्या होगा, फेफड़े नीचे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, नीचे होंगे। बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, वापस अंदर की तरफ धकेले जाएंगे, और इनवर्ड मतलब अंदर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, फेफड़ों का कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपने क्या किया, अब आपने अपने फेफड़ों के अंदर प्रेशर को क्या कर लिया, एयर से, ठीक है, एयर से क्या कर लिया, प्रेशर को, देखो अब एयर का प्रेशर कम होगा, फेफड़ों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, CO2 है वो बाहर आ जाएगी, और ऐसे एक्सहेल होगा। समझ में आ गया ना भाई बात, ये ऐसे एक्सहेल करना है आपको, और इस तरह से इनहेल। तो ऐसे अपने आप ही क्या होती है, एयर अंदर और बाहर जाती रहती है। समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो रेस्पिरेशन होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, यानी ऑक्सीजन चाहिए होती है श्वास लेने के लिए, या फिर रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जैसे ह्यूमन हो गया और बाकी सारे एनिमल हो गए। एक होता है एनएरोबिक, ठीक है। एनएरोबिक में अपने पास क्या होता है, एनएरोबिक में बिना ऑक्सीजन के अपने पास क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है, यानी बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन। समझ रहे हो ना इस बात को। ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है अपने पास हिस्ट में, ठीक है। हिस्ट नाम का एक क्या होता है, छोटा जीव होता है, और हिस्ट क्या करता है, अपने पास बिना ऑक्सीजन के क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना वो किस में टूटता है, एल्कोहल में टूटता है, ठीक है, यानी C2H5 और OH में टूटता है, इथाइल अल्कोहल, और इसके साथ में अपने पास क्या होता है, CO2 और H2O वगैरह, ये सारे कुछ निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि हिस्ट नाम की सेल हो गई, ठीक है। एरोबिक में हम हो गए जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। एक सेमी एरोबिक मान सकते हो, ठीक है। जैसे अपनी मसल होती है ना, अपनी मसल्स होती है, वो मसल जनरली तो क्या करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेगी तो बाहर में जनरली जैसे आप देखते हो कि ये सारा प्रोसेस होगा, पायरुवेट वगैरह में ये टूटेगा। पर जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मान लो हैवी कसरत कर ली आपने, तो क्या होगा उस समय आपके मसल्स को क्या होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने के कारण अपनी मसल क्या करती है, अपनी मसल ग्लूकोज को किस में तोड़ देती है, लैक्टिक एसिड में तोड़ देती है, ठीक है। किस में तोड़ देती है, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड होता है, ये अपने पास क्या करता है, ये अपने मसल के बीच बीच में जमा हो जाता है, जिससे अपने शरीर में क्या होते हैं, जो मसल्स होते हैं उनमें क्रैम्प पड़ जाते हैं,
क्रैम्प पड़ने से क्या होता है अपने पास पूरी मसल वगैरह बॉडी पेन करना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देखते हो हेवी कसरत करने के बाद बॉडी पेन होनी शुरू हो जाती है ना, वो लैक्टिक एसिड से होती है। जनरली क्या होता है गर्म पानी के झारे करने से फिर क्या होता है ये लैक्टिक एसिड है वो खत्म हो जाता है और बाद में आपके पेन है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। या गर्म पानी से नहाने से भी आप देखते हो कि ये सही हो जाता है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया रेस्पिरेशन का। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन शुरू करेंगे। तो पहले आप ये इतना देख लीजिए, इसको सही ढंग से उतार लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। देखो डायग्राम पे गौर मत करना, बस डायरेक्ट आप समझते जाओ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम एक काम करेंगे, यहाँ से ये जो मैंने ये डैश डैश लाइन खींची है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांट लेंगे। ऊपर वाले को तो बोल दूंगा मैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक अपन पढ़ लेंगे नीचे की तरफ जो है उसको बोल देंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ, देखो, हाँ, तो ये तो अपने पास है बकल कैविटी, इसको तो अपन ने पढ़ लिया। अब आ जाओ अपने पास यहाँ पे जो है नसल चेम्बर, ठीक है। नसल चेम्बर में क्या होते हैं, यहाँ पे दो छेद होते हैं जिनको नोस्ट्रिल बोला जाता है, जिनसे क्या होती है श्वास अंदर जाती है। अब जैसे क्या होती है कि एयर अंदर की तरफ जाती है तो यहाँ पे क्या होती है तीन छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, ठीक है। इन हड्डियों को अपने पास क्या बोला जाता है, नसल कॉन्के बोलते हैं, ठीक है, नसल कॉन्के। और नसल कॉन्के जो हड्डियाँ होती है ये तीन छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। जनरली ये क्या होती है कि सर्दियों के दौरान थोड़ी नीचे हो जाती है और गर्मियों के दौरान थोड़ी ऊपर हो जाती है। इसका काम क्या होता है, नसल कॉन्के के दो काम होते हैं अपने पास, ठीक है। एक तो अपने पास क्या होता है एड मॉइस्चर, ठीक है, एड मॉइस्चर टू एयर, ठीक है। जो हवा आपने अंदर की तरफ ली है, ठीक है, उस हवा में क्या ऐड कर देना, मॉइस्चर ऐड कर देना। मॉइस्चर का मतलब समझते हो ना आप, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है हवा, यानी कि जो हवा आ रही है ना उसमें क्या भर देना, सॉरी, ये जो अपने पास हवा जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं मॉइस्चर, जिससे एयर थोड़ी क्या हो जाती है, नम हो जाती है, थोड़ी बहुत क्या होती है उसके अंदर नमी आ जाती है। अब नमी आने के बाद क्या होता है, दूसरा काम होता है इसका नसल कॉन्के का, जो कि होता है टेम्परेचर मेंटेनेंस, ठीक है। टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, कैसे, ठीक है। जैसे मान लो सर्दियों के दौरान थोड़ी सी हड्डियाँ नीचे होती है तो इससे जब रगड़ खाती है एयर, ठीक है, तो थोड़ी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, समझ में आ गई ना। इससे जब रगड़ खाएगी भाई, दो चीज़ जब एक दूसरे से रगड़ खाती है, ठीक है, तो क्या होता है गर्मी बीच में आती है ना, थोड़ी बहुत आपको गर्माहट महसूस होती है। तो ऐसे ही क्या होगा, जब ये एयर नसल कॉन्के से क्या होगी, टकराएगी, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगी, एयर थोड़ी गर्म हो जाएगी, यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है। अब ये एयर क्या होगी अपने पास, यहाँ पे क्या होते हैं, और हेयर्स भी होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। ये हेयर्स क्या करते हैं, ये हेयर्स करते हैं टू प्योरीफाई एयर, ठीक है, एयर को क्या कर देते हैं, प्योर कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। एयर प्योरीफाई हो गई, ठीक है, एयर अब प्योरीफाई हो गई। अब आएगी एयर अंदर। तो देखो नाक से सांस लेने के कितने मतलब ये कि इसके गुण हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया। मॉइस्चर भी ऐड होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, और हेयर भी क्या करते हैं अपने पास, एयर को प्योरीफाई करते हैं। जनरली आप देखते हो कि सर्दियों में क्या होता है, ठंडी एयर होती है, जबकि गर्मियों में गर्म एयर होती है, पर नाक से सांस लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जबकि इसी जगह अगर मुंह से आप सांस लोगे ना तो क्या हो जाएगा, मुंह भी सूख जाएगा, ठीक है। पर नाक से सांस लेते हो ना तो नाक क्या करती है, मेंटेन कर देती है सब कुछ। तो इस वजह से मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। और मुंह को अपन बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं, यानी वो तो बाद की बात है, जब कोई इमरजेंसी हो जाती है जैसे जुकाम वगैरह लग गया तो उस केस के अंदर आप मुंह से सांस ले सकते हैं, जिसको सेकेंडरी ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। अब सांस अंदर आई और अंदर आने के बाद कहाँ पहुँचेगी, फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स में, फेरिंग्स गला होता है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, खाना भी इसी में से जाता है, एयर भी इसी में से जाती है। अब एयर क्या होगी अपने पास, अंदर आएगी, यहाँ एपिग्लोटस होता है, मैंने बताया था। अब ये एयर कहाँ आएगी, विंड पाइप में आ जाएगी, ठीक है, विंड पाइप में आ जाएगी, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई। अब क्या होगा, ट्रेकिया है वो अपने पास नीचे की तरफ जाएगा ये, और एयर यहाँ पे ऐसे मूव करेगी।
ट्रेकिया के चारों तरफ क्या होती है, सी शेप की ऐसी कार्टिलेजियस रिंग होती है, ठीक है। ऐसे क्या होती है, ये कार्टिलेजियस रिंग होती है, और ये रिंग होती है वो ऐसे इसमें भी होती है, ऐसे जो ये दो ब्रांच है इन पे भी रिंग बनी होती है, ठीक है। सी शेप की कार्टिलेजियस रिंग होती है। ये क्या करती है, विंड पाइप को ऐसे पकड़ के रखती है, जिससे क्या होगा, इनकी दीवारें चिपक ना जाए, ठीक है। जैसे बुढ़ापा आता है ना, तो ये रिंग क्या होती है, थोड़ी लूज हो जाती है, जिससे क्या होती है, खांसी वगैरह आने लगती है, क्योंकि बार बार विंड पाइप चिपने लगती है, ठीक है। अस्थमा में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एयर है वो अंदर आएगी ट्रेकिया में, और ट्रेकिया आगे जाके फिर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जहाँ से डिवाइड होता है ना, वहाँ का मतलब पोजीशन कौन सी होती है ट्रेकिया की डिवाइड होने की, तो वो होती है फिफ्थ विटेब्रल कॉलम, ठीक है। जो फिफ्थ विटेब्रा होता है ना अपने विटेब्रल कॉलम का, वहाँ से ये ट्रेकिया डिवाइड करता है। रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में देखे होंगे छोटे छोटे बॉक्सेस बने रहते हैं, तो पांचवें बॉक्स पे क्या होता है, ये ट्रेकिया ओपन हो जाता है। अब ट्रेकिया जैसे ही ओपन होगा, ठीक है, तो इन दोनों को बोला जाता है अपने पास ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई में क्या होगी, इनमें दो अलग अलग जो लंग्स होंगे उनमें चली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ब्रोंकाई क्या होती है, आगे अंदर जाने के बाद ढेर सारी ऐसे क्या होती है, धागों के अंदर टूट जाती है, बहुत सारे ऐसे धागे होते हैं ना, ऐसे टूट जाती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे धागों में टूट जाती है ऐसे। इन धागों को क्या बोला जाता है, हर एक धागे को ब्रोंकियोल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोल। और ये क्या होती है, ब्रोंकाई। ये क्या होते हैं, ब्रोंकियोल, छोटे, ठीक है, छोटा है ना ये अपने पास, और इसका छोटा नाम है। ये धागे बहुत बड़े बड़े होते हैं तो बड़ा नाम, जैसे याद रखो, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ब्रोंकाई की जगह ब्रोंकियोल लिख देते हैं और उसको ब्रोंकाई लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। छोटी पाइप तो छोटा नाम, बड़े 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 आप बोल सकते हो धागे हैं तो बड़ा नाम हो गया, ठीक है। तो वो ब्रोंकियोल है, ये ब्रोंकाई है, ध्यान रखोगे। ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपको दिख रहे होंगे अपने शरीर के अंदर, एक पैर के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, जिनको फेफड़े बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, ये फेफड़े क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं जन्म से, और पॉल्यूशन के वगैरह के कारण, या कोई भी अगर मान लो स्मोकिंग की लत लग जाती है, तो ये फिर क्या होता है अपने पास, ये ब्लैक कलर के शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर के हो जाते हैं, लगभग आप बोल सकते हो ब्राउन ब्लैक कलर आ जाता है। और इनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि लंग्स बहुत नाजुक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए इनका क्या करना पड़ेगा, अपन को प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन के लिए अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो है रिब केज, ठीक है, एक तो है रिब केज, और दूसरा है अपने पास प्लूरल फ्लूइड। तो ये दो अपने पास हो गए, एक तो प्लूरल फ्लूइड, एक रिब केज। ये दो क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, फेफड़ों के चारों तरफ क्या होता है अपने पास, एक मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक लिक्विड होता है, इसी को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड के क्या क्या काम है, प्लूरल फ्लूइड का एक काम तो है रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, रिड्यूस फ्रिक्शन। अदर ऑर्गन और लंग्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये फेफड़े हैं और किसी अदर ऑर्गन के साथ ये घिसने नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये जो फ्लूइड होता है प्लूरल फ्लूइड, ये फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। किससे बचाएगा, डिहाइड्रेशन। तीसरी बात एक ये बढ़िया क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है, बढ़िया एक क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। यानी कि क्या होता है, जैसे कोई एक तो पहली बात है फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा यानी पानी की कमी से, और शॉक एब्जॉर्बर है। जैसे मान लो कभी को क्या होता है, कोई बिजली का झटका लगता है ना, तो वो झटके क्या होते हैं, लंग्स तक नहीं पहुंचते, किसके कारण, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, वहीं पे उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गया। दूसरी बात रिब केज। तो रिब केज आपने देखी होगी, इसके बाहर एक क्या होती है, ऐसे केज होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, ऐसे लंग्स रहते हैं। इन केज को अपने पास क्या बोलते हो आप, इन केज को बोला जाता है रिब केज, ठीक है। ये हो गया रिब केज। अब ब्रोंकियोल होती है ना, ब्रोंकियोल के एकदम छोर पे अपने पास क्या होती है, छोटे छोटे क्या होती है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है। इनको अपन बोलते हैं क्या, एल्यूलाई, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, एल्यूलाई बोला जाता है। और एल्यूलाई क्या है, एक यूनिट है रेस्पिरेशन की, छोटी यूनिट है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये क्या है, एक एल्यूलाई है, तो इसको अगर आप जूम करोगे ना तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। एक एल्यूलाई कुछ ऐसे दिखती है एकदम जूम करने पे, ठीक है। ये अपने पास हो गई एक एल्यूलाई, और ये एल्यूलाई जूम करने पे आपको कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इसके पास से क्या होती है, अपनी ब्लड वेसल जाती है, तो ब्लड वेसल क्या करती है, इसमें से ऑक्सीजन तो खींच लेती है, ठीक है, या फिर एल्यूलाई इसको ऑक्सीजन दे देती है,
और CO2 क्या होती है अपने पास है इसके अंदर चली जाती है। कहानी वही है, मैकेनिज्म सेम ही है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने पे प्रेशर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। अब ये नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है ये वाला डार्क कलर का जो मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, डायफ्राम बोलते हैं। अभी बताया था ना कि लंग्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ भी क्या होते हैं, मूव करते हैं, और नीचे की तरफ भी मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना अप साइड एंड अपवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो इसकी मूवमेंट होती है ना, ये कौन कराता है, डायफ्राम कराता है। समझ में आ गई ना बात। ये जैसे इसके अंदर एयर भरने लगती है, ठीक है, एयर भरने लगती है तो ये फूलना शुरू हो जाते हैं। फूलते समय क्या करता है, लंग्स इनको ऊपर की तरफ लेके आ जाता है, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, डायफ्राम है वो नीचे की तरफ हो जाएगा ताकि लंग्स एकदम सही ढंग से फूल सके। और जैसे एयर बाहर चली जाती है तो ये इसको थोड़ा ऊपर की तरफ है धकेल देता है। तो डायफ्राम का ये काम है एक छोटा सा। और डायफ्राम एक और काम करता है कि अपर एब्डोमेन यानी ऊपर वाला पेट और नीचे वाला लोअर एब्डोमेन को क्या करता है, अलग करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन आपने क्या कर दी, एल्यूलाई से इस ब्लड वेसल के अंदर सप्लाई कर दी। और ये ऑक्सीजन फिर क्या होगी, हर एक सेल में जाएगी और बाद में वहाँ पे क्या करवाएगी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, वो जो प्रोसेस थी अपने पास अभी जो अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, पायरूवेट को तोड़ने का काम, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाना, ये सारा काम वो ऑक्सीजन करके, और जो CO2 क्रेब्स साइकिल के अंदर निकली थी वो वापस क्या हो जाएगी, एल्यूलाई से अपने नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो ये अपने रेस्पिरेशन हो गया। और बाकी जो है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, ये दो अपन टॉपिक है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पहले आप ये दो सिस्टम है वो एकदम सही ढंग से तैयार कर लीजिए, उसके बाद वो जो दो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।